ओके सो मैं पेपर ओपन कर लेता हूँ, इसी में करते हैं। आप लोग पेपर देखिए, ग्रुप में तो आ ही गया है। सो 22 के पेपर से स्टार्ट करते हैं। कल भी क्लास रखते हैं, तो अभी आज तो मैं ज़्यादा देखा, मैं 22 का ही देखा हूँ, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो और ऐसे भी 9 से दूसरी बैच की क्लास है, क्योंकि आपका एमडब्ल्यू में होता था ना, 9 बजे तक हो जाएगा इसका 22 का। तो जैम वालों की क्लास 9 बजे। तो चलिए, तो आप लोग पेपर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि इंग्लिश होने इसमें लास्ट में बताया था आप लोगों का बेटर होगा, फिर भी हम डिस्कस कर सकते हैं ना, एक दूसरे का ओपिनियन ले सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं गेट 2022, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स के एप्टीट्यूड पोर्शन, ठीक है। सो ये जो एप्टीट्यूड पोर्शन है, ठीक है। सो ये देखते हैं अब इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन 1 बोल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं कि मिस्टर एक्स स्पीक्स ब्लैंक स्पेस है जापानीज ब्लैंक स्पेस चाइनीज। ऑप्शंस क्या है, मैं अगर स्टेटमेंट बनाऊं चारों से, देखो क्या बनेगा। मिस्टर एक्स स्पीक्स नाइदर जापानीज और चाइनीज। दूसरा बनेगा मिस्टर एक्स स्पीक्स आइदर जापानीज नॉर चाइनीज। तीसरा स्टेटमेंट बनेगा मिस्टर एक्स स्पीक्स नाइदर जापानीज नॉर चाइनीज। एंड डी है मिस्टर एक्स स्पीक्स ऑल्सो चाइनीज बट ऑल्सो जापानीज बट चाइनीज। तो ये बहुत इजी सा मुझे लगा देख के, आप लोग आइडिया लग गया होगा, है ना। क्या होगा, साथ में आते हैं क्योंकि नाइदर के साथ नॉर आएगा, आइदर के साथ और आएगा, तो वैसा एक ही कॉम्बिनेशन है, तो वो सिर्फ सी वाले ऑप्शन में। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कि इसमें बस ये है कि नाइदर के साथ नॉर आएगा, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन होगा। और किसी को कुछ बताना होता बता सकते हो, है ना। ठीक, सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है कि a sum of money is to be distributed among PQRS। तो 4 लोग हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में 4 लोग हैं PQRS, और इनका रेशियो है 5:4:3। मतलब ये कह रहा है कि a sum of money is to be distributed among PQRS in the proportion 5:4:3, ये लिखा हुआ है। अब रेस्पेक्टिवली इफ आर गेट्स 100, तीसरा क्वेश्चन में बचपन में किए हैं ना, 9th 10th में भी होते थे। सो इफ आर गेट्स, प्रोपोर्शनल क्वांटिटी हम लोग x लेते हैं मान लो, तो आपको पता है कि p का प्रोपोर्शन कितना होगा, 5x, इसका 2x, इसका 4x और इसका 3x, है ना, इजी है। तो ये कह रहा है कि इफ r गेट्स 1000, सो अच्छा सॉरी, इफ पूरा नहीं पढ़ा मैंने, इफ r गेट्स 1000 मोर देन s, है ना, पूरा ये स्टेटमेंट है। इफ r गेट्स 1000 मोर देन s, then what is share of q? तो r जो है, so what is getting 4, so r gets 1000 more than s, s का कितना है 3x, है ना, मतलब 3x अमाउंट हो गया, 3 प्रोपोर्शन था। so जो मिस्टर r है is getting 1000 more than s, ठीक है। so सिंपल, यहां से x कितना आ गया बताइए, कितना हो गया x, 1000, तो ये 1000 हो गया। अब आपसे पूछा है Q का शेयर बताइए, तो Q का कितना कंट्रीब्यूशन है, Q का 2x का है, तो आंसर कितना हो गया आपका 2000। और 2000 मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, है ना। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। सब इजी है, बस एक बार रिवीजन आप लोगों का भी हो रहा है, ऐसे कुछ है नहीं इसमें खास। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, है ना। सो थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि a trapezium has vertices marked as PQRS। चलिए ट्रेपेजियम बना लेते हैं, तो पूरा पढ़ लेते हैं पहले। In that order anti-clockwise, side PQ is parallel to side SR। Further PQ 11 है, so देखो कुछ ऐसा मैं बना देता हूँ, मान लो इस तरह से, या जैसे बनाना चाहो आप, so इसे या इसको आप ऐसे ही बना सकते थे, कोई बात है ना। सो कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि जो PQ है, तो एंटी क्लॉकवाइज बोला है, एंटी क्लॉकवाइज PQRS, ठीक है, इसको हटा देते हैं। सो PQRS हो गया, PQ का लेंथ है आपका 11 सेंटीमीटर, QR का लेंथ है 4 और RS का लेंथ है 6 और SP का लेंथ है 3।
ठीक है। सो इस तरह से आपको दे दिया इन्होंने इंफॉर्मेशन। तो वो आपसे पूछ रहा है कि अच्छा एक लाइट का रिफ्लेक्शन आप लोगों को दिख रहा है ना और बीच में, ओके कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छा मैंने वो लाइट जला दिया, एक मिनट, इसीलिए हाँ दिस इज फाइन है ना, वो सेंटर पे वो एक लाइट आ रहा था ओके। तो अब क्या है, सो पी क्यू आर एस आपको दे दिया लेंथ चारों साइड का। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर। सो क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये क्या पूछ रहा है आपसे, हाइट, ये हाइट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सो मान लो चलो हाइट है ना, तो इसको कुछ नाम दे दो पी क्यू आर एस टी, तो मुझे आर टी का लेंथ बताना है, वही लेंथ होगा यहाँ पे मान लो कुछ एस यू, यू मान लिया पॉइंट है, सो पी क्यू आर एस टी यू, तो आर टी या एस यू का लेंथ बताना है। बताइए आप लोग कैसे करेंगे। तो चूंकि ये 6 है तो ये 6 हो गया, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं। अब बताओ बाकी कैसे करोगे, पहले आप लोग सोचो, क्योंकि ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लगा मुझे ना, मतलब इन्फॉर्मेशन इतना ही ना, 4 इन्फॉर्मेशन, चारों साइड पता है मुझे बस। और हालांकि अगर ये दोनों इक्वल होता ना चीजें आसान हो जाती, अगर 4 और 3 की जगह इक्वल होता तो चीजें आसान हो, फिर ये इक्वल हो जाता, लेकिन वैसे यहाँ है नहीं, है ना, अगर इक्वल तो फिर उससे और चीजें आसान हो जाती, लेकिन यहाँ है नहीं ऐसा। मुझे h चाहिए, सपोज दिस हाइट इज h, सो मुझे h चाहिए। सर अगर हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालें, ओके क्या होगा एरिया, सर सम ऑफ पैरेलल साइड, सो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, आई थिंक चेक करना पड़ेगा। सो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया, 18 है ना, सॉरी 17 सॉरी, हाँ 17 इनटू हाइट h, तो एक तरीके से एरिया आ गया। अब तीनों ट्रायंगल का आप निकालना चाहते होंगे, इज इट, यस कोई बात नहीं, मान लो ये अभी x है तो ये 5 माइनस x होगा, ऐसे ही ना, क्योंकि टोटल 11 है ना, तो 6 तो वही हो गया, तो बचा कितने 5, तो 5 मिला के हैं टोटल, तो हालांकि वो बाद में ऐड हो जाएगा। तो चलो हाफ इनटू बेस, इसका है x इनटू हाइट h, दूसरे का है ट्रायंगल का निकाल रहा हूं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट दूसरे ट्रायंगल का, और बीच में जो है उसका क्या होगा, क्या होता है रेक्टेंगल का 6 इंटू h। अब चूंकि इन दोनों में आप अगर कॉमन ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा x, तो आपके पास अभी है 17h/2, और इन दोनों में x कैंसिल हो जाएगा, आप चेक कीजिए। सो हाफ इनटू x इनटू 5 बचेगा, चेक कीजिए है ना, तो x कैंसिल हो गया, प्लस में ओ एक मिनट सॉरी h ना, यहाँ पे h कैंसिल हो सकता है ना, दोनों साइड h है तो h कैंसिल हो सकता है। ओ तो x भी तो बराबर ही आ गया ना, जैसे नया क्या मिला हमें कुछ, हाँ, तो ये तरीका हेल्प नहीं किया सेकंड अप्रोच को, क्योंकि दोनों तरफ कैंसिल ही हो गया एक्चुअली, है ना, h कैंसिल है, फिर यहाँ 6 इंटू h, फिर आपने h काट दिया तो बराबर ही आ जाएगा, x निकल सकता है बस यहाँ से। अब देखो हाँ, सर अगर x निकल जाएगा फिर पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, तो x कैसे निकलेगा बताइए, x तो निकल जाएगा, x इसी इक्वेशन से निकल जाएगा, और हाँ पाइथागोरस अगर वो परपेंडिकुलर, नहीं x नहीं निकलेगा, x यहाँ से कैंसिल होगा, नहीं निकलेगा। यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे हाफ h तो कैंसिल हो गया, x प्लस 5 माइनस 6 5 हो गया, तो ये हेल्प नहीं करेगा आपको सेकंड अप्रोच, सो दिस अप्रोच विल नॉट हेल्प यू। हालांकि इस तरह के फॉर्मूले भी आते हैं, अगर आप, क्योंकि हम तो स्कूल में नहीं किए फॉर्मूले याद करते फिरेंगे, तभी थोड़ा वो लगाना, फॉर्मूला भी आता है, वो मैं भी यूज नहीं करूंगा, है ना। तो ठीक है, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, उससे आ जाएगा। देखो सो पाइथागोरस क्या है ना, तो यहां से आप x का लेंथ मुझे बताओ क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ 4 और h,
16 माइनस एच स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका रूट अंडर 16 माइनस एच स्क्वायर। फाइन, यही 5 माइनस एक्स का लेंथ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एच एंड 3, रूट अंडर, बोलो, मतलब पूरे का लेंथ, इसका लेंथ पूछना, 5 माइनस एक्स भूल जाओ। हाँ, अब मुझे x से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे x से कोई मतलब नहीं है, मैं उसमें हाइट पूछ रहा हूँ कितना होगा, है ना, मुझे बस ये लेंथ और ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ है यहाँ पे इतना और ये वाली लेंथ है इतना, 9 माइनस एच स्क्वायर। अब बताओ, अब इसका सम कितना होना चाहिए, 9 माइनस एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर 16 माइनस एच स्क्वायर, इसका लेंथ कितना होना चाहिए सम, 5। अब यहाँ से 4 ऑप्शन है, चारों पुट करके, अब कैलकुलेटर अलाउड है, पुट कर लो, चेक करो कौन सा करेक्ट, 4 ऑप्शन है ना हमारे पास, तो 1 बाय 1 पुट कर लो, आ जाएगा। आई थिंक 2 पॉइंट कौन सा ऑप्शन है, 2.4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो चेक कीजिए। हाँ, मतलब आपको ये देखना है कि उन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला h है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। 2.4 आप रख के देखिए सेटिस्फाई करेगा। सो लाइक यू विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, फिर सेकंड ऑप्शन यही है, तो अब बस पुट कर, कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर आप यूज करो, वहां पे एग्जाम में स्क्रीन पे कैलकुलेटर रहेगा आपके, सो यू जस्ट पुट इट एंड देन यू विल गेट। सो ये अप्रोच ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पाइथागोरस यूज हुआ, यहाँ भी पाइथागोरस यूज हुआ, फिर दोनों का सम 5 होगा क्योंकि ये 6 है तो बचा 5, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो इसे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये थर्ड हो गया। कोई डाउट अगर थर्ड में हो, कोई तीसरा अप्रोच आपको हो तो आप बता सकते हो, अगर आपको कोई आइडिया आ रहा हो किसी को आप में से, सो आप बता सकते हो। चलिए आगे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, ये कह रहा है कि द फिगर शोज अ ग्रिड फॉर्म्ड बाय अ कलेक्शन ऑफ यूनिट स्क्वायर्स, द अनशेडेड यूनिट स्क्वायर्स इन द ग्रिड present a hole. Okay, so what is the maximum number of squares without a hole in the interior that can be formed within the 4x4 grid using the unit square as a building blocks? Okay, तो एक बार पढ़ लो आप भी, ये ऐसा है कुछ, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 4 हो गया, फिर 1 2 3 3, फाइन, 4x4 का ये। अब इसमें क्या है कि बस मैं क्या करता हूं, इसमें पेंट का ऑप्शन होगा, तो मुझे पता नहीं है, तो ये है ना ब्रश, आई थिंक कौन सा है, चलो ये बस मैं ऐसे बताना चाहता हूं, देखो सिंपल सी बात ये है कि ब्लैक जो है वो शेडेड है, मैं रेड कर देता हूं, सो रेड इज अ होल, है ना, दिस यू कैन नॉट यूज, ये है ना, हाँ, सो दिस इज अ होल। एंड अब आपको क्या बोला गया है इसमें, है ना, सो दिस इज अ होल इन द ये स्क्वायर सी जो भी है, ग्रिड जो है ना, तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स विदाउट अ होल इन द इंटीरियर दैट कैन बी फॉर्म्ड विदिन द 4x4 ग्रिड यूजिंग यूनिट स्क्वायर। मतलब ये 4x4 ग्रिड है ना, अब इसमें कितने आप स्क्वायर बना सकते हो मुझे बताओ, काउंट करो आप लोग, हाउ मेनी स्क्वायर्स यू कैन मेक। इसको छोड़ के, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते आप क्योंकि ये होल है, सो यू कैन नॉट इंक्लूड दिस पोर्शन, अदर 15 पोर्शंस यू कैन इंक्लूड। तो बताइए कितने हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करता हूं। तो कर रहे हैं सर, है ना, देखो सिंपल है, ये जो सिंगल सिंगल यूज करोगे तुम, अगर एक, मैं चलो दूसरा कलर यूज करता हूं, सो लाइक अगर तुम सिंगल सिंगल कलर यूज करते हो, चलो ये मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 16 था, तो एक और है, तो ये तो 16 स्क्वायर तो ऐसे ही हो गया सिंगल सिंगल वाला। ओके, अब तुम 2 एट अ टाइम ले नहीं सकते क्योंकि वो स्क्वायर नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, रेक्टेंगल। 3 एट अ टाइम ले नहीं सकते, वो स्क्वायर नहीं बनाएगा, तो वो क्या लेना पड़ेगा एट अ टाइम, लाइक जैसे एक ये हो गया है ना, 1 इज दिस, तो इसको मैं थोड़ा कलर चूज करता हूं, देखो, सो
मान लो तो एक तो मेरा ये हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 और कुछ बना सकते हो तुम। ओ सॉरी यहाँ 15 था, 16 गलती से लिख दिया मैंने, वो तो इंक्लूड नहीं था। तो ये 15 प्लस 5 सो 20। और चेक कर लो ये 15 होगा ना, क्योंकि दिस यू कैन नॉट यूज। तो 15 सिंगल बॉक्स जो है, सिंगल है ना, वो स्मॉलर स्क्वायर्स, एंड देन उससे लार्जर ये आप कितने बना पा रहे हो 5। सो इज इट फाइन? यस सर। ठीक है ना, तो देयर आर 20 एक्चुअली, आंसर इज 20। 20 क्या है, बी है ना। कितने स्क्वायर इसे बना सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस, सो दिस इज 20। नेक्स्ट आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्ट गैलरी, ये देखो क्वेश्चन बहुत लंबा है बहुत इजी, तुम्हें पेन चलाना ही नहीं है, बस इंग्लिश इसकी मतलब बस तुम्हें पढ़ लेना है एक बार, ऐसे यूं ही समझ आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, पढ़ लो आप लोग भी। एन आर्ट गैलरी engages a security guard to ensure that the items displayed are protected. The diagram below represents the plan of the gallery where the boundary walls are opaque. So opaque का मतलब क्या हुआ कि तुम एक जगह से पूरा नहीं देख सकते, है ना, मतलब कहीं भी खराब नहीं देख सकते। ओपेक इस तरह क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ओपेक का? सर जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, दीवार जैसे होगी ना। अच्छा हाँ, वॉल के उस तरफ नहीं देख सकते, ओके, ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब इस तरह से। यस सर। So the location of the security guard posted is identified such that all the inner space जो कि shaded है, मैं फिगर बनाता हूँ, in the plane is of the gallery is within the line of the site of the security। तो लाइन है, बाउंड्री है, एक्चुअली वॉल है, ठीक है, वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है। If the security guard does not move around the posted location and has a 360 view, मतलब उसको मूव नहीं करना, एक जगह ये तो बैठना है और पूरे उसकी निगरानी करनी, जो आपको फिगर बना रखा है उसकी, सिक्योरिटी गार्ड को मूव नहीं करना है, ठीक है, और वहीं से 360 वो देख सकता है एक जगह से बिना मूव किए, मतलब लाइक चलेगा नहीं एक जगह से। तो which one of the following correctly represent set of all possible locations among the location PQRS? तो मैं बनाता हूँ फिगर, where the security guard can be posted to watch over the entire inner space of the gallery। So ये कुछ इस तरह से है, ये हो गया like this। तो ये इनसाइड पोर्शन है, ये वॉल है जो व्हाइट कलर से बना रहा हूं मैं। अब पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड कुछ इस तरह से है, दिस इज पोजीशन Q, दिस इज पोजीशन S, दिस इज पोजीशन R एंड दिस इज पोजीशन P। तो देखो P है तो ट्रांसपेरेंट है, यहां नहीं देख पाएगा, अगर R पे है तो इधर नहीं देख पाएगा, Q से देख सकता ना 360 व्यू में, और S से भी देख सकता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कौन से पोजीशन सुटेबल है सिक्योरिटी गार्ड के लिए कि वो 360 देख पाए पूरा गैलरी बिना मूव किए, मतलब मूव इन द सेंस बिना चले, है ना, बिना वॉक किए, लाइक इस तरह से, पोजीशन चेंज ना करना पड़े उसका पोजीशन वहीं से। कौन सा आंसर होगा, क्या लगता है, कुछ पोजीशन आर सुटेबल इनमें से, PQRS में से? QS, यस, तो यही आंसर है। सो सी ऑप्शन इज द आंसर। बस इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड कौन सा, ठीक है ना। इंग्लिश तो इतनी खतरनाक यूज की तो क्वेश्चन, मतलब बच्चा क्वेश्चन मतलब देख के छोड़ देगा, अरे यार हटाओ इसको, ऐसे लगेगा, है ना, मतलब शुरू में देखे अरे क्या है छोड़ो, लेकिन एक बार जो रीड कर लिया ना तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश समझ आ गई तो ही है कि किस पोजीशन से वो पूरी निगरानी है ना, ये इनसाइड पोर्शन को देख सकता है। तो QS से इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, लेकिन P से उधर नहीं दिखेगा, R से इधर नहीं दिखेगा, लेकिन QS इज अ सुटेबल पोजीशन, ये पूछा है, तो आंसर Q&S सी ऑप्शन है। ओके, सो Q&S। अब नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो ये पहले 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, अब अगले 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, ठीक है ना, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, आप इजीली 10 नंबर ला सकते हो, ठीक है ना इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो 6 कह रहा है कि फिर से ऐसे यहाँ पे देखो लैंग्वेज इतना है तुम्हें देख के लगेगा छोड़ दे, लेकिन तुम पढ़ लोगे ना तो इजीली हो जाएगा, एक बार रीड कर लो बस। तो रीड करके देखते हैं, कह रहा है कि एक आपको पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में वैसे क्वेश्चन है, मॉस्किटोज क्या पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, controlling mosquitoes using chemicals may have undesired consequences. In Florida, authorities have used genetically modified mosquitoes to control the overall mosquitoes population.
it remains to be seen if this novel approach has unforeseen क्या consequences। तो थोड़ा इसको हिंदी में कोई बताओ जो समझ आया तो, एक बार पढ़ लो पहले, मतलब अपने भाषा में बताओ ताकि सबको समझ आए क्या मतलब इस पैराग्राफ। इसी में बेस 4 ऑप्शन है, कोई भी ट्राई करो। जैसे कि इसमें ये कह रहा है कि जो मॉस्किटोज हैं उनकी वजह से कि ह्यूमन हेल्थ को थ्रेट है। हाँ, मॉस्किटोज पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, मतलब मॉस्किटोज की वजह से लाइफ को थ्रेट है ह्यूमन। कंट्रोलिंग मॉस्किटोज यूजिंग केमिकल्स में हैव अनडिजायर्ड consequences, मतलब अगर केमिकल्स की द्वारा अगर हम मॉस्किटोज को रोकेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं बहुत सारे, मतलब कुछ और भी हो सकता है मॉस्किटोज मारने के अलावा। एग्जैक्टली। इन फ्लोरिडा अथॉरिटीज हैव used genetically modified mosquitoes to control the overall mosquito population, मतलब फ्लोरिडा में जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कोई जेनेटिकली मतलब बायोलॉजिकली जो तरीका होता है जीन्स को कंट्रोल करके उससे मॉस्किटोज को उन्होंने कोई मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा, तो मॉस्किटोज में किया है जिससे उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में किया है। ठीक है, इट रिमेन्स टू बी सीन इफ द ओवरऑल अप्रोच हैज अनफोर्सीन consequences, मतलब पर उसका अभी तक पता नहीं है कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, मतलब उसका जो consequences क्या होगा वो अभी नहीं देखा गया एग्जैक्टली। अब आपको 4 ऑप्शन इन्हीं में से है, आप डिसाइड करो कि कौन सा है। चलो पढ़ के देख लेते हैं। तो पहला बोल रहा है कि तो क्वेश्चन था which of the following is correct logical inference based on the information in the above passage। So using chemicals to kill mosquitoes is better than using genetically modified mosquitoes because genetic engineering is dangerous। लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं इसमें कि ये डेंजरस है, क्योंकि वो पता ही नहीं चला अभी तक तो कि जो जेनेटिक वो है वो डेंजरस है, लिखा नहीं ना, तो ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। दूसरा, using genetically modified mosquitoes is better than using chemicals to kill mosquitoes because they do not have any side effect। फिर से यहाँ बोल दिया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन लास्ट लाइन कह रहा है कि इट रिमेन्स टू सीन, ये बोल रहा है ना, अभी तो पता ही नहीं ना मैं कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस। एक बोला ये बेटर है क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, भी गलत हो गया क्योंकि पता है ना साइड इफेक्ट क्या है, इसलिए अभी पता नहीं है, रिमेन्स टू सीन, बाकी है देखना। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि यूजिंग बोथ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज एंड केमिकल्स हैव अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस एंड कैन बी डेंजरस। ओके, अभी क्या बोल रहा है कि जो दोनों तरीका है हमारे पास उन दोनों के अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस है। तो एक का तो बताया उसने खुद ही कि लाइक केमिकल यूज करते हैं तो उसके है ना कुछ अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस है ना, मे हैव, बट दूसरे का तो पता ही नहीं ना हमें, अभी तो दूसरे का तो नहीं पता है, ऐसा तेने कहा कि ना ऐसा नहीं पता है। लेकिन तीसरा अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है लास्ट वाला, यूजिंग केमिकल्स टू किल मॉस्किटोज may have undesired consequences। so using chemicals, उसने लिखा है स्टेटमेंट में ये लाइन, ओके, but it is not clear if using genetically modified mosquitoes have any negative consequences। so what do you find out C and D, कौन सा बेटर लग रहा था? ऑब्वियसली डी ना, क्योंकि इसमें सी में बोल रहा है कि साइड इफेक्ट होगा ही डी से, लेकिन ऐसा क्लियर नहीं है एक्चुअली, लेकिन डी में कह रहा है कि है ना एग्जैक्टली डी इज, तो जी उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि अभी क्लियर नहीं है, वहां पे लिखा था इट इज रिमेन्स टू बी सीन, तो इसका मतलब डी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 7th पे आते हैं। 7th तो बहुत बच्चों वाला है, तो 7th आपको कह रहा है कि which one of the following expression satisfy the, 2 मार्क्स के हैं ये, है ना। तो यहाँ सिंपली क्या कह रहा है आपसे कि ये जस्ट इट इज सेइंग यू कि एक इनइक्वालिटी है 2x - 1 मोर देन 7 और दूसरा है 2x - 9 लेस देन 1। इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है? तो ये सब आपने 11th क्लास में इनइक्वालिटी में था या पहले भी आप लोगों ने स्कूल में किए होंगे, है ना। यहाँ से ये आ गया, यहाँ क्या आ गया, दोनों कंबाइन कर लो आप, तो कंबाइन करोगे तो क्या हो गया, x कह रहा है 4 से ज्यादा है 5 से कम, ये आंसर है ना। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, बोल रहा है दोनों कंबाइन सॉल्यूशन कौन सा है, तो ये बोल रहा है x मोर देन 4 है। हाँ मुझे लगा है आईआईटी की मिस्टेक थी या इतना इजी क्वेश्चन तो बना नहीं, कोई भी पेपर पूरा डिफिकल्ट थोड़ी होता है। पेपर डिफिकल्ट बच्चों को कब लगता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट पेपर आप उठा लो उसमें कुछ क्वेश्चन इजी तो है ही ना। फॉर एग्जांपल जैम 2022 का पेपर डिफिकल्ट था,
लेकिन आप उसमें देखो, उसमें ये पूछा गया कौन सा सिंपल है कौन सा कंपोजिट है, उसमें ये पूछा गया है हाइपोथेसिस में। तो वो हाँ 10% 10 में है ना, हाँ, तो कह रहा हूँ ये सारे डिफिकल्ट, कुछ तो इजी भी होते हैं उसमें एक्चुअली, है ना, तो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे भी होता है ना कि ये होता है कि आगे और सामने तो चीजें दिमाग में नहीं आती उस टाइम पे, इतना इजी अब लग रहा है क्वेश्चन में, लगता नहीं है। हाँ ये भी सही बात है, उस समय ऐसा नहीं होता। तो कहना मतलब ये कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, डिफिकल्ट कुछ तो आसान होते ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8th, तो ये 7 था, इजी है, सी ऑप्शन है इसका। ओके 8th पे आते हैं। 8th सो ये कह रहा है कि 4 पॉइंट्स, चलो प्लॉट ही कर लेते हैं। तो 0 1, तो चलो पहले 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट है 0 1, तो ये पॉइंट होगा, सॉरी ये होगा ना 0 1, दिस इज द पॉइंट 0 1। दूसरा पॉइंट है 0 -3, 0 -3, 0 -3 है ना, y -3, ये पॉइंट 0 -3। तीसरा पॉइंट है -2 -1, तो -2 -1 दिस पॉइंट, और अगला है 2 -1, तो x2 y -1 दिस पॉइंट। तो चलो इसमें ये बोला है कि 4 पॉइंट्स PQRS रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो मिला दो इसको, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये आप ध्यान रखो कि ये 2 ही है दोनों का, मतलब कहने मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है ना, ठीक है ना। सो -1, तो सॉरी दोनों का -1 राइट है, इसीलिए है ना, ये -2 -1 है, दोनों का ये -1 ही है राइट कोऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट -1 ही है। ओके, और इसका दोनों का x कोऑर्डिनेट है ना, अगर आप चाहो तो जैसे भी आपको समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों का x कोऑर्डिनेट कॉमन है और यहाँ y कोऑर्डिनेट कॉमन है, 2 -1 2 -1 है ना, -1 मतलब 2 -1। ओके, कुछ कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्या एरिया निकाल लेंगे आप, दो ट्रायंगल देख लीजिए आप, या तो है ना, बस मैं ये हटा देता हूं, देखो आपको दिख रहा है 2 ट्रायंगल, बस कर लीजिए। देखो अपर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस, बेस का ये लेंथ कितना है 4 इनटू हाइट, ये हाइट कितनी है, ये देखो यहाँ था, एक मिनट सॉरी 0 1, ये 1 ही था, ये 1 था, 0 ये -1 है, ठीक है ना, तो ये 2 है, और ध्यान से मतलब देख लेना, एक बड़ी गलती ना करे। सो ये यहाँ पे कोई कुछ नहीं है ना, ये बस ऐसा ही है। ओके, अब क्या है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल का प्लस हाफ इनटू बेस, तो बेस तो अगेन सेम ही है 4, और इसकी हाइट कितनी है ना, ये -2 है, ये -3 है, तो ये भी 2 हो गया ना, कितना आ गया टोटल ऐड करके 8 सर, 8, ठीक है, तो मतलब 4 इसका एरिया 4 इसका एरिया, टोटल मिला के 8 हो गया, एरिया ही पूछा था, सी ऑप्शन 8 है, ये भी मुश्किल नहीं था। हमने पॉइंट प्लॉट कर लिए, ज्वाइन कर लिया, उससे मुझे दिख गया 2 ट्रायंगल है, दोनों का अलग एरिया निकाल लिया। ऐसे भी आप इधर इधर कर सकते थे, बात बराबर होता, मैंने ऊपर नीचे किया, आप राइट लेफ्ट ट्रायंगल भी ले सकते थे, वैसे ही आपका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। 9th पे आते हैं। सो 9th क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट PQRST, देखो 5 स्टूडेंट है क्लास में, PQRST, ओके, इन अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स PQRST, ओनली 1 स्टूडेंट नोन टू हैव कॉपीड इन द एग्जाम। अब ये 5 स्टूडेंट में किसी एक ने एग्जाम में कॉपी किया, मतलब चीटिंग किया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि the disciplinary committee has investigated the situation and recorded the statement from students as given below। अब 5 मतलब इनमें से किसी एक ने चीटिंग किया है और अब पांचों का स्टेटमेंट ले रहा है इंक्वायरी में। अब आपसे पूछा, इसमें बता रखा है कि P का स्टेटमेंट क्या था कि R has copied in the exam, तो ये कह रहा है R ने कॉपी किया है ना, मतलब इसका है कि R ने कॉपी किया है, R has copied, ओके। और क्यू कह रहा है कि एस ने कॉपी किया है, आर इज सेइंग पी डिड नॉट कॉपी इन द एग्जाम, तो ये आर कह रहा है कि पी ने नहीं किया है, ये गारंटी बता रहा है कि पी ने चीटिंग नहीं किया है, इसका स्टेटमेंट ये है। और
एस का स्टेटमेंट है कि ओनली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रूथ। ये क्या बोल रहा है? ओनली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रूथ। और टी कह रहा है कि आर इज टेलिंग द ट्रूथ। टी कह रहा है कि आर जो है टेलिंग द ट्रूथ। ओके, पांचों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया। अब क्या कह रहा है? द इन्वेस्टिगेटिंग टीम हैज हैड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दैट एस नेवर लाइज। तो हमें बता रखा है कि एस नेवर लाइज, मतलब एस इज ट्रू, यही ना? ओके, मतलब एस सही कह रही है। तो क्या कह रही है एस? ये जो भी एस है या है जो भी गर्ल बॉय कह रहा है, कह रही है ना, एनीवन। सो एस इज टेलिंग द ट्रूथ। ये पक्का, मतलब ये श्योर है कि एस इज टेलिंग द ट्रूथ। अब एस का स्टेटमेंट क्या है? मतलब एस इज ट्रू, ये श्योर है, दिस इज श्योर, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है कि एस इज ट्रू, दिस इज श्योर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव कमेटी को पहले से इंफॉर्मेशन है कि वो कभी ना झूठ नहीं बोला। ओके, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? ओनली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रूथ। ओनली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रूथ, इसका क्या मतलब है? बताओ। तो अगर आर, मतलब अगर पी झूठ बोल रहा है तो किस किस पे डाउट हो सकता है तुम्हें? मान लो अगर पी, ये ट्रूथ की बात कर रहा हूं, ये किसने बोला, स्टेटमेंट दिया। अगर पी फॉल्स बोल रहा है तो तुम्हें किसी से डाउट होगा आर के अलावा? आर के अलावा कौन कौन है? बाकी जो बच्चे ना, एस टी पी, पी भी तो हो सकता है, खुद भी तो हो सकता है वो। सो एस टी पी जो बच गया, मतलब, है ना? सो लाइक क्यू आर एस टी ना, क्यू आर एस टी पी। अच्छा सॉरी, एक मिनट, आर को छोड़ के ना, तो आर को छोड़ के, क्योंकि वो तो मैं इसका नेगेशन ले रहा हूँ एक्चुअली, मैं इसका अपोजिट लिख रहा हूँ कि ये अगर ये झूठ बोल रहा है, ये बोला आर चीटिंग किया है, बट अगर ये झूठ बोल रहा है तो क्या हो सकता है? तो इसका अपोजिट क्या है? तो इनमें से कोई एक होगा। ओके, अगर क्यू इज टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहा है, तो क्या हो सकता है? एस को छोड़ के बाकी, कि इसने कहा कि एस ने चीटिंग किया है, तो एस को छोड़ देते हैं। सो पी क्यू आर टी, किसी ने चीटिंग किया है। ओके, इसका अपोजिट क्या होगा? अगर आर झूठ बोल रहा है तो आर ने कहा पी ने चीटिंग नहीं किया, तो इसका नेगेशन क्या होगा? नहीं, पी ने चीटिंग किया, इसने बस ये बताया कि पी ने चीटिंग नहीं किया, तो इसका अपोजिट क्या होगा? चीटिंग नहीं किया ना, तो आरएसटी लोग, आरएसटी क्यू, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, हर बार उल्टा ले रहे हैं। ये तो उसने कहा, लोग अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्या हो सकता है? अच्छा, पी ने कहा नॉट पी, मैं ये लिख रहा हूँ कि झूठ बोल रहा है। हाँ, पी ने चीटिंग किया ना, जब झूठ बोल रहा है तो पी ही बचा, पी का। हाँ, तो ये है ना, अब उनमें ये झूठ, ये जो रेड से लिख रहा है झूठ है, क्योंकि अगर ये गलत है तो ये होगा, अगर सच है तो कोई एक ही सच हो सकता है इनमें से। वो सच कौन है? एस ना। अच्छा, आर इज टेलिंग द ट्रूथ, तो ये कह रहा है आर इज टेलिंग द ट्रूथ, इसका मतलब हो गया, टी का मतलब क्या बोल रहे हैं कि आर इज टेलिंग द ट्रूथ, तो इसका अपोजिट क्या होगा? आर इज लाइंग। सो आर लाइंग का मतलब क्या? पी। तो सब में कॉमन कौन है? पी, क्योंकि देखो इन पांच में से कोई एक ही सच बोल रहा है, ऐसा बताया गया ना। इसने कहा था एस हमेशा सही है, तो इन पांच में से, और इसने कहा था ओनली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रूथ, तो वो तो यही है ना, एस ही है वो तो, मेरे लॉजिक के हिसाब से। आपका लॉजिक अलग हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ कि इन पांच में से एक ही सच बोलना था कोई, तो मैं मान रहा हूं एस ने ही सच बोला था, बाकी सबने क्या बोला? झूठ। तो बाकी सब झूठ बोला, तो झूठ में ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, तो कॉमन क्या है इन सब में? तो पी इज आंसर। तो पी ने चीटिंग किया है, क्योंकि सबने पी को क्लेम कर दिया, इसका मतलब तो पी इज द वन हु चीटेड। क्योंकि एस एक, इनमें से एक ही सच बोलेगा, वो हमारा एस है,
बाकी सब झूठ बोल रहा है। ये जो मैं लिख रहा हूँ राइट में झूठ वाला है कि जब झूठ है तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसका सच ये था कि आर ने चीटिंग किया, तो इसका झूठ क्या है, पी का, पी पर्सन है, तो इसका झूठ ये है कि क्यू एस टी पी में से किसी एक ने किया। क्यू ने कहा था एस ने चीटिंग किया, तो इसका झूठ क्या होगा। अगर ये सच, ये तो अपने हिसाब से सच बोल रहे हैं ना, कोई हम बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है अगर, तो क्या पॉसिबिलिटी है, पी क्यू आर टी। आर ने कहा था पी ने चीटिंग नहीं किया, तो ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, पी ने चीटिंग किया। अब हमें तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि एस क्या है, ट्रू है, तो इनमें से एक ही ट्रू हो सकता था और वो एस ही है वो, तो बाकी झूठ बोल रहा है, टी झूठ बोल रहा है, तो टी झूठ मतलब क्या है, आर इज टेलिंग द ट्रूथ। तो इसका ये तो टी कह रहा है कि आर इज टेलिंग द ट्रूथ, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, आर इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। नॉट टेलिंग ट्रूथ मतलब क्या, पी, क्योंकि आर तो क्या था, नॉट पी, तो उसका अपोजिट क्या होगा, पी। तो सब में कॉमन क्या है, पी, तो पी चीटेड। देख ये आंसर होगा पी। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई 9 बजे मेरी दूसरी क्लास भी है 10 मिनट। सो 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 भी इजी है बहुत, मतलब देख के तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट सा लग रहा होगा ना देख के, बट तुम ढंग से पढ़ोगे तो इजी है एक्चुअली। मतलब एक बार रीड कर लेना, एग्जाम में भी ऐसा हो, एप्टीट्यूड में से एक बार रीड कर दो, रीड कर लोगे तो आइडिया मिल जाएगा एक्चुअली। वरना क्या देख के मन करता है छोड़ दो इसको, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार रीड कर दो पूरे क्वेश्चन, 60-65 के 65 क्वेश्चन, एक बार रीड करो सारे क्वेश्चन, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन रीड करके आंसर आ जाएगा ना, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे इसमें भी है, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्क्वायर विथ द 4 कॉर्नर्स एंड द सेंटर्ड मार्क्ड दिस, लाइक आपके पास ये एक कोऑर्डिनेटर है P Q R S, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपसे, T इसका कॉर्नर है, सो लाइक दिस इज T, ओके। अब ये कह रहा है कि ओके मैंने फिर बना दिया, लेट एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो x एक ऑपरेशन है, जैसे मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है ना ऑपरेशन मैथ्स में, तो वैसे यहाँ पे x एक ऑपरेशन है। ये पूरा फिगर दिख रहा है ना, हाँ। सो x ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, x का मतलब है रोटेशन ऑफ द स्क्वायर बाय 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू SQ एक्सिस। तो इसका मतलब है कि आप SQ के अलोंग, तो वो क्या कर रहा है एक्चुअली, ये जो था हमारा P नहीं PQRS, ये तो ओरिजिनल फिगर है, ये ओरिजिनल फिगर है। अब P ऑपरेशन क्या कर रहा है, इसको मैप कर रहा है कहां पे, अब तुम चेक करो, इसमें बोल रहा है कि x का मतलब, x ऑपरेशन का मतलब है कि रोटेशन ऑफ स्क्वायर बाय 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द SQ के रिस्पेक्ट में तुम 180 से इसको टर्न कर दो, इसको SQ फिक्स है, 180 से रोटेट कर दो, तो क्या होगा, SQ के रिस्पेक्ट में 180 से टर्न कर रहे हो तुम, तो क्या होगा, है ना। सो आरपी इंटरचेंज हो जाएगा, ये P है और ये R है आपका, ये फिक्स रहेगा, ओके। फिर बोल रही y ऑपरेशन का मतलब है कि रोटेशन ऑफ द स्क्वायर 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू PR। अब PR के रिस्पेक्ट में आप, तो फिर से ओरिजिनल फिगर में बना देता हूं, ओरिजिनल फिगर ये है PQRS। अब ये मैप कर रहा है, ये x है ना, फंक्शन लिख रहा हूं मैं, दिस टू दिस, तो ये ऑपरेशन एक्चुअली फंक्शन है, तो ये इसको चेंज करेगा, तो y ऑपरेशन क्या कर रहा है, PR के रेस्पेक्ट में 180 से रोटेट कर रहा है, ये आपका P, ये है R। अब इसके रेस्पेक्ट में 180 से रोटेट कर रहा है इसको, तो 180 घुमा दो, तो क्या होगा इसमें, लाइक सेम ही है, तो इसमें बस यहाँ SQ इंटरचेंज हो गया, राइट। अच्छा, अब Z ऑपरेशन भी है, Z ऑपरेशन क्या कर रहा है, रोटेशन ऑफ द स्क्वायर बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस परपेंडिकुलर गोइंग इनटू स्क्रीन पासिंग थ्रू T। अगेन सही, ये कह रहा है कि ये मैं पेन है मेरा, ठीक है। सो रोटेशन ऑफ स्क्वायर बाय 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री से घुमाना है तुम्हें क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घुमाओ, किसके रेस्पेक्ट में, ये पेन के रेस्पेक्ट में। पेन क्या है, इसने बोला है कि पेन गोइंग टू स्क्रीन पासिंग थ्रू T, तो T से पास कर रही है, दिस गोइंग टू स्क्रीन पासिंग थ्रू T, तो 90 से घुमा दो, क्या होगा, 90 से घूम गया ना, तो
पी क्यू आर एस, ये मैप करेगा इसको, क्या होगा, इसमें क्या चेंज आएगा, मतलब 90 से घुमाने पे क्या होगा, इसको फिगर को 90 से रोटेट कर रहे हो तुम, तो एक एक आगे शिफ्ट हो गया ना। अभी P इधर है तो अब ये P यहाँ आ गया, Q यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, S यहाँ आ गया, चेक करो एक बार बताओ, 90 रोटेट किया तो P इधर आ गया, Q इधर आ गया, एक एक कॉर्नर आगे शिफ्ट हो गया। सो ये तुम्हारा हो गया ऑपरेशन, ये फिगर वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब बस कॉर्नर तुम्हें देखना, बाकी चेंज नहीं होना, कॉर्नर ही देखना है। अब तुमसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग 3 डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर अप्लाइड इन द लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। ओके, सो तीन, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑपरेशन है एक्स वाई जेड जेड, ऑपरेशन है एक्स वाई, ऑपरेशन है जेड 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 जेड। अब ये ऑपरेशन आपको दिया, मतलब ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, एक्चुअली एक्स वाई जेड फंक्शन था, अब ये कॉम्पोजिशन है, प्रोडक्ट नहीं, तो ये कॉम्पोजिशन है। अब जो लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा मैथ्स बैकग्राउंड वालों को, तो या परम्यूटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब परम्यूटेशन ग्रुप होता है, सेट थ्योरी का अगला पोर्शन जो सेट के बाद ग्रुप आता है, ग्रुप रिंग फील्ड सब, तो ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड जेड ये ऑपरेशंस हैं। हाँ, परम्यूटेशन ग्रुप से डिटरमिनेंट बनाए। तो अब इसमें ऑपरेशन दिया, पहला ऑपरेशन ये है तुम्हारा, दूसरा ऑपरेशन ये है, तीसरा ऑपरेशन। अब आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि पहला दूसरा सेम है, दूसरा पहला तीसरा सेम है, दूसरा तीसरा सेम है, या तीनों सेम ही है, मतलब तीनों फंक्शन सेम सेट को, तो मतलब देखो अब मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये फंक्शन के तौर पे समझो, तो हमारा इनिशियली मेरा ये था p, कैसे था, इधर से था, तो इनिशियली था मेरा p q r s, इनिशियल फिगर ये है समझो, और ये t था, ठीक है ना, इनिशियल फिगर। अब जब तुम ये अप्लाई कर रहे हो, x y z z अप्लाई कर दिए इस पे, तो क्या हुआ, तो x क्या करेगा सोचो तुम, x क्या कर रहा है, इसको एक को चेंज कर रहा था, y क्या कर रहा था, दूसरे कॉर्नर को चेंज कर रहा था, तो वो कर दो। चलो x y पहले लिख देता हूँ मैं, तो मैं इसको स्पेस दे देना थोड़ा करता हूँ। सो देखो x y क्या कर रहा है एक्चुअली, सो दूसरा ऑपरेशन लिखता हूँ, x y क्या कर रहा है हमारे पास, देखो मैं इतना बना रहा हूँ, तुम एग्जाम इतना बनाने के लिए, समझाने के लिए मैं इतना बना रहा हूँ, अदरवाइज तुम डायरेक्टली वो कर सकते हो, तुम डायरेक्टली आउटपुट लिख सकते हो ना। सो एक्स वाई क्या कर रहा है, इसको दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, यही ना, तो एक्स वाई इसको भेज रहा है, पी को इधर भेज रहा है, आर को उधर भेज रहा है, एक्स वाई दोनों एक साथ लगा रहा हूँ, क्यू को इधर, एस को इधर, ठीक है। अब ये तुम्हारा आउटपुट है एक्स वाई का। अब यहाँ एक्स वाई जेड जेड है, अब इसी में जेड जेड लगा देते हैं, तो जेड लगाने मतलब क्या हुआ, इसी पे तुम एक्स वाई तो था ही, अब जेड जेड, मतलब इस पे सिर्फ जेड जेड लगाते हैं, तो कहना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स वाई लगाया ना हमने, अब इस पे जेड जेड लगाओ, तो एक बार जेड लगाने का मतलब क्या है, इस यहाँ पी इधर क्यू इधर राइट, मतलब 90 से घूम गया, और एक बार और जेड लगाओगे फिर 90 से घूमेगा, तो 180, मतलब लाइक हॉरिजॉन्टली घुमा दो, मतलब एस अब यहाँ आ जाएगा, तो देखो क्या होगा, तो अभी ऐसा 90 से यहाँ आएगा, 90 से यहाँ आएगा, तो यहाँ आ गया, P यहाँ है तो यहाँ चला गया, फिर Q इधर चला गया, R क्या हुआ 90 से यहाँ, फिर 90 से यहाँ, दो बार जेड लग रहा है, जेड का मतलब ये था 90 से घुमाना है तुम्हें, तो इसको 90 से इधर रोटेट किया, फिर 90 से इधर दो बार रोटेट किया, तो वो ऐसे शिफ्ट हो गया, तो तुम्हारा ये वाला फिगर आया T। अब बचा तीसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन है जेड 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 जेड, तो इनिशियली हमारे पास ये फिगर था P Q R S, ठीक है। अब इस पे आपने लगाया जेड 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 जेड, तो एक जेड का मतलब है 90 डिग्री, दूसरा जेड फिर से 90, तीसरा फिर से 90, चौथा फिर से 90, तो कितनी बार घुमा दिया आपने, कितने डिग्री से रोटेट कर रहे हो जेड जेड में, 360, तो क्या होगा ये सिर्फ सेम ही आ जाएगा ना, क्योंकि देखो 90 से ये इधर आएगा, क्यू क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, क्यू 90 से यहाँ आएगा, तो मैं कलर चेंज करता हूँ, तो होगा क्या, क्यू की बात कर रहा हूँ, 90 से यहाँ आएगा, फिर 90 से यहाँ आएगा, फिर 90 से यहाँ, फिर 90 से यहीं आ जाएगा, तो सेम बाकी के लिए है, तो कहने का मतलब सेम ही फिगर जनरेट हो जाएगा, पी क्यू आर एस। अब बताओ, अब देखो किसका आउटपुट इक्वल है, इन तीनों में से किसका इसका आउटपुट इक्वल है,
एक्स वाई जेड 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 ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो आंसर यही है कि फर्स्ट एंड 3 आर इक्विवेलेंट। बस, तो जिसका आउटपुट इक्वल है वो आंसर हो गया। तो यही आंसर है। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन किए अभी, 10 ही आगे, तब स्टार्ट हो गया मैथ स्टार्ट। तो एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। पहले 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, अगले 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, टोटल 15 मार्क्स का है। और हालांकि मैंने बहुत टाइम नहीं दिया, मैं लास्ट के अभी 10-15 मिनट ही देख रहा था। मतलब कहना मतलब इतना मुश्किल था नहीं एक्चुअली, इसमें थोड़ा ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था नहीं इस बार का। बाकी करना है तो मैं देखूंगा आगे। सो कल भी क्लास रखते हैं, कल क्लास होगी। कल हो सकता है मैं तीनों का एक साथ खत्म कर दूं, क्योंकि मतलब एक बचा क्या हमारा 20, 19, 21 है ना, 19, 20, 21 का 22 का तो करा दिया एप्टीट्यूड। तो एक क्लास कल जैम का नहीं लूंगा, तो कल 2 या 2.5 घंटे 3 घंटे क्लास रखे हम, जब तक हो जाए तो एक बार 19, 20, 21 का एप्टीट्यूड पोर्शन कर लेंगे। ठीक है जी, कुछ पूछना है तो बताओ। अभी जो 10 क्वेश्चन हमने किए हैं 2022 के एप्टीट्यूड, अब अभी क्या करना आप लोग, अभी क्लास के बाद एक बार खुद से करके देख लो, क्योंकि तो मैंने किया है। हालांकि आप लोगों ने किए होंगे पहले, क्योंकि मैंने कहा था करके रखना। जिन लोगों ने नहीं किए तो अभी फिर से करके देख लो, ताकि दिमाग में वो आइडिया फिट हो जाए, है ना। सो वो जरूरी, क्योंकि मैं किया हूँ ना, मेरा प्रैक्टिस हुआ, आपका नहीं हुआ। आपका कब होगा जब आप खुद से करोगे, क्योंकि आपको सीखना है। सो वो जो आइडियाज मैंने लगाए, आप खुद से सोचो क्या आप लगा पा रहे हो। अभी आपने एक बार देख लिया, अब बिना देखे खुद से करके देखो। अगर आप 10 के 10 सॉल्व कर पा रहे हो, देन आप सीख गए। तो इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट आगे आएंगे तब कर पाओगे। तो सीखना ही तो है ना, समाओ आपको सीखना ही तो है। तो आप खुद से भी 10 के 10 क्वेश्चन आधे घंटे में कर दोगे खुद से बैठ के, क्योंकि मैं समझा भी रहा था, इसलिए 40-45 मिनट लगा। अदरवाइज आधे घंटे बहुत हो गए, 15-20 मिनट में कर लोगे आप। ठीक है, ओके। तो आज इतना ही रखें, कल क्लास रखते हैं, ठीक है ना। ओके सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir.